हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम यूरोप का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम नॉर्दर्न यूरोप का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, हम पहले भी बोल चुके हैं कि यूरोप अपने आप में एक प्रायद्वीप है, लेकिन इस प्रायद्वीप के भीतर भी आपको कई प्रायद्वीप मिल जाएंगे। इस कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं। आज के सेगमेंट में हम स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला का मूल में रखते हुए नॉर्दर्न यूरोप का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, हम पहले भी बोल चुके हैं कि मैप का जब भी अध्ययन करें साथ में एटलस अवश्य रखें। जहां भी आप एटलस रखें और देखिए यूरोप के उत्तरी भाग की ओर चलें तो यहां पर आपको दो देश मिलेंगे, एक नॉर्वे और एक स्वीडन। ये दो देश मिलकर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे लिखे कि स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला में कितने देश आते हैं, तो दो देश। कौन सब आएंगे? एक नॉर्वे आएंगे और एक स्वीडन आएंगे। लेकिन यहां पर आप गौर कीजिएगा, अगर प्रायद्वीप क्वेश्चन में नहीं है और क्वेश्चन में यह रहेगा कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन देश आते हैं, तो तीन देश आ जाएंगे। आप स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन देश आते हैं, प्रायद्वीप शब्द का इस्तेमाल ना करके देश रहेगा, तो इसमें तीन देश आएंगे, नॉर्वे, स्वीडन प्लस डेनमार्क। आप एटलस रखिए, साथ में देखिए नॉर्वे, स्वीडन और यहां डेनमार्क मिलेगा, तीन देश। इन तीनों देश का एक कल्चर है, एक ऐतिहासिक और एक इकोनॉमिकल पृष्ठभूमि रही है। इस कारण इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। यहां पर एक और तथ्य मिल जाए, नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में कौन कौन आते हैं, तो नॉर्डिक देश में 5 देश आते हैं। ये तीन तो होंगे ही, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। जो आपको एक आइसलैंड मिल जाएगा और एक फिनलैंड मिलेगा इधर। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे के सारे स्कैंडिनेवियाई कंट्री नॉर्डिक देश कहलाएंगे, लेकिन सारे के सारे नॉर्डिक देश स्कैंडिनेवियाई नहीं कहलाएंगे। आप यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन पलट कर देखें, आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा आपको कि इस पेनिनसुला में कौन कौन देश आते हैं या कितने देश आते हैं। जैसे याद रखिएगा, पिछला सेगमेंट में जब हम साउदर्न यूरोप पढ़ रहे थे, उसमें हम एपेनाइन पेनिनसुला और इरेबियन पेनिनसुला का अध्ययन किए थे। उसमें कितने कितने देश आएंगे। यहां पर देखिए स्कैंडिनेवियाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगर प्रायद्वीप शब्द रहेगा, याद कीजिए, तो दो देश कहलाएंगे, ये दो देश, नॉर्वे और स्वीडन। और देश कहलाएंगे कि स्कैंडिनेवियाई देश कितने हैं, तब 3 हो जाएंगे। इसमें एक डेनमार्क ऐड हो जाएगा। और जब नॉर्डिक देश में कितने देश आएंगे, तो 5 आएंगे। एक आइसलैंड यहां जुड़ जाएगा और एक फिनलैंड यहां। आप पांचों देश का पहले नाम लिखिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस यूरोप से आपको ये क्वेश्चन काफी मिलेगा, बट पता है यूरोप में बहुत ज्यादा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। यहां 5 देश देखिए कौन कौन है, नॉर्वे, स्वीडन के बाद लिख लें डेनमार्क के बाद आइसलैंड और फिनलैंड। कैपिटल देखिए, नॉर्वे का कैपिटल आपको मिल जाएगा ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, डेनमार्क का कोपेनहेगन, आइसलैंड का रेकजाविक, REYKJAVIK, रेकजाविक, फिनलैंड का हेलसिंकी। अब गौर कीजिए, ये पांचों का पांचों देश का कैपिटल जो है वो पोर्ट या पोर्ट सिटी का निर्माण करता है, पोर्ट बनाता है। ये आप लिख लें, ये भी क्वेश्चन डालता है काफी ज्यादा। तो पांचों का जो कैपिटल है ये पोर्ट का निर्माण करता है। एक चीज यहां पर और गौर करें, एक आर्कटिक मिलेगा 66 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक वृत्त, इसके बारे में जाने। नॉर्थ दोस्तों, हम जहां पर जगह खाली मिलता है बोर्ड पर लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स में क्रमिकता का परिचय देते हुए क्रमिक रूप से लिखेंगे, अच्छा नोट्स बन जाएगा तब आपका। ये पांचों के पांचों देश से आर्कटिक वृत्त गुजरता है 66 डिग्री नॉर्थ। लेकिन थोड़ा इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं। आप देखिएगा डायरेक्ट जो गुजर रहा है इसमें आर्कटिक वृत्त, आप देखिए एटलस में निकाल के देखिए आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री कौन सा है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश से डायरेक्ट गुजर रहा है, नॉर्वे, स्वीडन
और फिनलैंड। आइसलैंड का देखिएगा, आइसलैंड जो है इसका मेनलैंड से नहीं गुजरता है। आप यहां पर ब्रैकेट में लिखते चले, मेनलैंड से नहीं गुजरता है, लेकिन इसका जो समुद्री द्वीप है उसके समुद्री द्वीप के एक तट से गुजर जाता है, एक समुद्री द्वीप के तट से गुजरता है, मेनलैंड से नहीं गुजरता है। आप इसको ब्रैकेट में लिख लें कि आइसलैंड के मेनलैंड से नहीं गुजरता है, लेकिन उसके एक समुद्री द्वीप के तट से गुजरता है। और डेनमार्क के बारे में भी लिखें, डेनमार्क से जो देश है वहां से नहीं गुजरता, लेकिन इसका एक टेरिटरी ग्रीनलैंड है, उस ग्रीनलैंड से गुजरता है। आप यहां पर इसलिए ब्रैकेट में यहां पर दे दें, इसका ग्रीनलैंड से गुजरता है डेनमार्क का। इस कारण कभी आप पुराना क्वेश्चन देखेगा यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, दे दिया है कि कहां से नहीं गुजरती है, और उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड रहेगा। तो आप आइसलैंड को टिक करेंगे, आइसलैंड के मेनलैंड से नहीं गुजरती है, तो इसलिए आइसलैंड को हटा देंगे, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि नॉर्डिक के पांचों देश से आर्कटिक विंड गुजरती है, लेकिन आइसलैंड के मेनलैंड से नहीं गुजरती है, और डेनमार्क के मेन टेरिटरी से ना गुजर के ग्रीनलैंड से गुजरती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में सभी देश के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इसको मिटा के। आइए दोस्तों अब नॉर्वे के बारे में कुछ तथ्य और फैक्ट्स को जानते हैं। यहां पर फ्योर्ड काफी मिल जाएगा। फ्योर्ड उसको कहते हैं जहां का समुद्री तट कटा छटा रहे। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको समुद्री तट कटा छटा नॉर्वे में ही मिलेगा, इसलिए इसे फ्योर्डों का देश भी कहते हैं। आप यहां पर लिख लें, यहां पर फ्योर्ड तट, या ऐसे लिखें फ्योर्डों का देश, फ्योर्डों का देश कहा जाता है। और यहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्योर्ड तट मिलेगा। फ्योर्ड तट के बारे में ब्रैकेट में आप लिख लें कि कटा छटा समुद्री तट आपको बहुत जगह मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। आप एटलस पे देखिए तो आपको इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये फ्योर्डों का देश कहलाता है। पूरे आप लिख रहे हैं इसको, पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे ज्यादा, आपको क्वेश्चन डाल सकता है, दुनिया में सबसे अधिक फ्योर्ड तट वाला देश, सबसे अधिक फ्योर्ड तट वाला देश ये नॉर्वे ही है, इसलिए इसको फ्योर्डों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, इसलिए इसे फ्योर्डों का देश भी कहा जाता है। नोबेल अवार्ड के बारे में जानते हुए दोस्तों, नोबेल का जो शांति पुरस्कार, नोबेल में कुल 6 पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उसका जो शांति पुरस्कार है वो यहीं पर दिया जाता है, ओस्लो में। और नोबेल का शांति पुरस्कार यहीं पर नॉर्वेजियन नोबेल समिति है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, और नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है और उसका चयन करते हैं मेंबर का। और बाकी के जो 5 नोबेल के जो 5 अवार्ड हैं वो स्वीडन से दिया जाता है। मात्र एक ही याद रखिएगा, शांति का जो अवार्ड है ये अवार्ड ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। नॉर्वेजियन, ब्रैकेट में लिख लें, नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसकी घोषणा करती है, नोबेल समिति है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ये घोषणा करती है। बाकी के स्वीडन से दी जाती है। आपके मन में जिज्ञासा होगा कि ऐसा क्यों है कि एक पुरस्कार यहां से दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1905 तक, आप जानकारी के लिए लिख लें, 1905 तक आपको नॉर्वे और स्वीडन दोनों एक ही देश हुआ करता था, नॉर्वे और स्वीडन। और नोबेल अवार्ड 1901 से दिया जाता है, इस कारण से बंटवारा हो गया है। 1905 तक नॉर्वे और स्वीडन एक ही देश था, एक ही देश, लिख लीजिए ब्रैकेट में। और उससे पहले से ही दिया जाता है ये आपको नोबेल अवार्ड। और एक और कुछ कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है, आप पहले से भी पढ़े होगा, मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन लिख लीजिए, मध्यरात्रि का सूरज, लैंड ऑफ मिडनाइट सन,
लेकिन इसमें एक तथ्य ये जाती है तो कॉमन है, लेकिन इसमें एक चीज ये जाने कि मई से जुलाई लगभग 76 डेज, 76 दिन यहां पर लिखे कि यहां पर नॉर्वे में सूर्य जो है डूबता नहीं है। लगभग 76 दिन ऐसा है, मई से जुलाई के बीच 76 दिन तक डूबता नहीं है। अच्छा, एक तथ्य और जाने, यहाँ पर दुनिया की अंतिम सड़क भी मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर में आपको ध्रुव क्षेत्र हो जाता है, उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पर लिख लें एक क्वेश्चन कि नॉर्वे में दुनिया की सबसे अंतिम सड़क मानी गई है, उसको E69 हाईवे बोलते हैं। दुनिया की सबसे अंतिम सड़क E69 हाईवे इसका नाम है, E69 हाईवे। जैसे इंडिया में भी आपको धनुषकोडी से श्रीलंका को तलाई मन्नार को जो जोड़ती है, उसको भी भारत की अंतिम सड़क माना गया है। तो दुनिया की सबसे अंतिम सड़क E69 हाईवे है, इस तक को याद रखिए। और नॉर्वे के बारे में नॉर्वे तो हो गया। अब यहाँ पर स्वीडन के बारे में थोड़ा जान जाए। स्वीडन के बारे में थोड़ा सा तथ्य जानिए, और कि स्वीडन का कैपिटल जो है आपको स्टॉकहोम है और बाल्टिक सी के किनारे है। स्टॉकहोम जो है बाल्टिक सी के किनारे है। देखिए आप एटलस देखिए, आपको एटलस में हम ये भी हम अभी बताएंगे, ये भी यहाँ पर बाल्टिक सी, ये वाला बेल्ट बाल्टिक सी मिलेगा, ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट, इस तक पर भी हम जाएंगे। तो बाल्टिक के किनारे है। नोबेल का जो सेस अवार्ड है यहीं से दिया जाता है, लिख लें, नोबेल का सेस अवार्ड। स्क्रीन में ना आ रहा हो तो आवाज से हमारे सुन के लिख लें, नोबेल का सेस अवार्ड यहीं से दिया जाता है। और ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे थोड़ा और जानेंगे फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के बारे में। आइए दोस्तों, अब डेनमार्क के बारे में जानते हैं। नॉर्वे के बारे में एक तथ्य लिख लें कि यूरोप महादेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है वो। एक लाइन नीचे लिख लें उसमें, नॉर्वे में, और नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है यूरोप का। डेनमार्क का कैपिटल देखिए आपको कोपेनहेगन मिलेगा। आप करंट में भी इसके बारे में पढ़ते हुए, यहाँ पर जलवायु संबंधी मीटिंग काफी होती है, आपको करंट में काफी मिलेगा, जलवायु संबंधी मीटिंग काफी होती है। ये बाल्टिक सी के किनारे है कोपेनहेगन, ये भी आप लिख लें, बाल्टिक सी के किनारे है कोपेनहेगन, इधर मिलेगा, बाल्टिक सी के किनारे कोपेनहेगन है। और देखिए इसका डेनमार्क का एक ही देश के साथ, आप एटलस में देखिए, एक ही देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जर्मनी के साथ। थोड़ा सा एक ही देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है यहां पर, जर्मनी के साथ। और एक क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है आपको, यहां पर देखिए, यहां भी एक पेनिनसुला का निर्माण हो रहा है, इसको कहते हैं जुटलैंड प्रायद्वीप। देखिए दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको यूरोप में पेनिनसुला संबंधित क्वेश्चन काफी मिलेगा कि इस प्रायद्वीप में कितने कौन कौन देश आते हैं, इसलिए आप अच्छा से इसको, नहीं होगा तो बाद में आप जो प्रायद्वीप आप हम बता रहे हैं, जो क्रम, उसको आप अलग से भी आप एक बना लीजिएगा कि कौन कौन प्रायद्वीप में कौन कौन देश आते हैं। तो इसको बोलेंगे जुटलैंड प्रायद्वीप, यहीं पर आप लिख लें, जुटलैंड, रेड से लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जुटलैंड पेनिनसुला। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि जुटलैंड पेनिनसुला में कौन कौन देश आते हैं, तो आप ऐसे लिखिए, इसको याद कीजिए, एक आ जाएगा डेनमार्क और एक आ जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, नॉर्दर्न पार्ट जर्मनी का। जर्मनी क्या क्या है देखिए, यहां पर एक चीज यहीं पर और जान जाए, जर्मनी यहां पर कील नहर का निर्माण किया है, कील नहर का निर्माण, यहां पर इस चीज को जान जाए, जर्मनी क्या क्या है, कील नहर का निर्माण किया है। क्यों?
ये बाल्टिक सी हो गया और यहाँ पर नॉर्थ सी मिलेगा। आप एटलास को देखिए, इस चीज पर भी हम जाएंगे जब इंग्लिश चैनल पर आएंगे तो वहां जाएंगे, इसी सेगमेंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर मिलेगा आपको नॉर्थ सी और यहाँ पर है बाल्टिक सी। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ने के लिए, नहीं तो उसको पूरा घूम के ऐसे आना पड़ता, लेकिन ये कील नहर बना दिया। आप यहाँ पर लिख लें नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ा है। नहीं तो देखिए जर्मनी को कितना घूम के आना पड़ता है, ये भाग ऐसे करके तब यहां पर आता है। ये मात्र 98 किलोमीटर है। बहुत जर्मनी बहुत आगे है, बहुत पहले ये बना दिया था। आपको 1895 में इसका निर्माण हो चुका था, 1895 में। जहाज को इसको घूम को आना नहीं पड़ता है। ये कील नहर याद रखिएगा, कील नहर भी याद रखिएगा और जुटलैंड पेनिनसुला, जुटलैंड प्रायद्वीप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन देश आएंगे? डेनमार्क तो पूरा का पूरा आएगा ही, जर्मनी का नॉर्दर्न पार्ट आएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर एक कल्चर बहुत ये है, हैगी कल्चर, इसको इंग्लिश में एच के बाद YGE, हैगी संस्कृति को बोलते हैं। ये संस्कृति में ये माना जाता है कि आराम तलबी बहुत ज्यादा है, आराम जीने का जो है कि भाग दौड़ या भागम भाग जो हम लोग कर रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है वहां पर। उस कल्चर को हैगी कल्चर कहते हैं। डेनमार्क में बहुत ज्यादा है, और शांति से जिंदगी को जीना। आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, शांति के साथ जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। इसको ये लोग नाम दिया है हैगे कल्चर। ये डेनमार्क में काफी चर्चित है। तो आप डेनमार्क के बारे में इतना जान गए। आइए दोस्तों फिनलैंड के बारे में जानते हैं। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी मिलेगा। ये भी पोर्ट है और ये बाल्टिक सी के किनारे मिलेगा आपको। बाल्टिक सी के किनारे, यहां पर ये वाला बेल्ट बाल्टिक सी के किनारे है। इसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे झील आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है। एक्चुअल में आपको 1,88,000 झील यहाँ मिलेगा। 1,88,000 झील। यहाँ का एजुकेशन मॉडल दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल में शुमार होता है। आप इसको लिख लें, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट आपको एजुकेशन मॉडल मिलेगा। देखिए दोस्तों, नॉर्डिक का भी जितना भी कंट्री है, आपको खुशहाल का जो ये निकलता है रिसर्च, सबसे अधिक खुशहाल कौन है, तो उसमें हमेशा 1 to 5 में यही सब देश आता है। खुशहाल देश में ये सब की गिनती की जाती है। फिनलैंड के बारे में एक और तथ्य को जाने, बचपन से ही सुने हुए नोकिया कंपनी मोबाइल की, ये यहीं की कंपनी है नोकिया। बहुत पुरानी कंपनी है। बहुत पहले ये कागज मिल की कंपनी हुआ करती थी, बाद में फिर बिजली बनाने लगी, पावर सेक्टर में उतर गई थी, बाद में मोबाइल बनाने लगी। नोकिया कंपनी यहीं की है, फिनलैंड की। यहां पर मिलेगा आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में भी थोड़ा जान जाए। आइसलैंड यहीं पर लिख देते हैं, आइसलैंड। इसका कैपिटल आपको रेकजैविक मिलेगा। ये भी एक पोर्ट है, लेकिन उसके बारे में एक तथ्य अवश्य याद रखिएगा। ये यूरोप में ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा द्वीप है, यानी यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट द्वीप है। ब्रैकेट में आप दे दें सेकेंड लार्जेस्ट द्वीप, लार्जेस्ट आइसलैंड। ये आइसलैंड है। इसका कैपिटल रेकजैविक है, रेकजैविक। तो दोस्तों ये हम पांचों देश के बारे में तथ्य को जान गए। अब बाल्टिक सी के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है बाल्टिक सी के बारे में। आइए दोस्तों बाल्टिक सी के बारे में जानते हैं। बाल्टिक सी, यहां पर आपको इसी का यहां पर एक प्रतिरूप बनाए। बाल्टिक सी का यहां प्रतिरूप बनाए। यहां स्वीडन है, फिनलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, और यहां 3 देश मिलेगा आपको, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। देखिए दोस्तों, हम
एक सेगमेंट में ये आपको बता चुके हैं कि यूएसएसआर से 1991 में 1991 में 15 देश अलग हो गए। उस 15 देश का हम एक बार नाम भी बताए थे कि कौन कौन है। हम फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल एशिया के 5 देश और कॉकेसस के 3 देश, अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया, 5 3 8, खुद रूस 1 9, बाकी बचे 6 यूरोप में आते हैं। देखिए बेलारूस, यूक्रेन और मालदोवा। ब्लैक सी देखिए आप एटलस में, ब्लैक सी के ऊपर आपको 3 देश मिलेंगे, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। तो 9 3 12 और 3 जो आपको मिलेंगे एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं। 9 3 12 3 15, ये 15 देश हो गए जो संसार से अलग हुए हैं। पुराना सेगमेंट आप निकाल के देखिएगा, उसमें हम ये तथ्य को बता चुके हैं। तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि बाल्टिक स्टेट में कितने देश आते हैं। तो 3 देश आप यहां पर लिखें ऐसे करके कि बाल्टिक स्टेट में कितने देश आते हैं। 3 देश। इस 3 देश का आप नाम लिख लें पहले। इसको EL2 करके भी आप याद कर सकते हैं। एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। इसका कैपिटल आप जान जाए। एस्टोनिया का कैपिटल आपको मिल जाएगा टैलिन, TALLIN, एटलस में आप देखें। लटाविया का मिल जाएगा रीगा, यहीं पर मिलेगा गल्फ ऑफ रीगा, इसके बारे में हम बताएंगे भी। तो रीगा। और लिथुआनिया का हो जाएगा वेलेनियस, VALNIUS मिलेगा, वेलेनियस। ये अब इसमें भी गौर कीजिए, आपको 2 देश का कैपिटल टैलिन और रीगा यानी एस्टोनिया और लटाविया। एस्टोनिया और लटाविया का जो कैपिटल है ये पोर्ट का निर्माण करता है। यहां आप लिखते चले, ये पोर्ट का निर्माण करता है एस्टोनिया और लटाविया का। लेकिन लिथुआनिया का जो कैपिटल है वेलेनियस, ये पोर्ट का निर्माण नहीं करता है। आप गौर कीजिएगा, लिथुआनिया का इधर है वेलेनियस। तो इसका जो बाल्टिक सी के साथ जो पोर्ट बनाता है उसको क्लाइपेडा है उसका नाम, उस पोर्ट का नाम है क्लाइपेडा। यहां पर लिख लें आप क्लाइपेडा। तो ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि बाल्टिक स्टेट में कितने देश आते हैं। तो 3 देश, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। इसमें 2 देश एस्टोनिया और लटाविया का कैपिटल आपको पोर्ट का निर्माण करता है, लेकिन लिथुआनिया का नहीं करता है। तो फिर लिथुआनिया का कौन सा पोर्ट है जो बाल्टिक सी के किनारे है? तो क्लाइपेडा, ये याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों एक चीज और तथ्य को जाने, एटलस में आप गौर कीजिएगा एक कॉलिनग्रेड मिलेगा, ये रूस का भाग है। और एक क्वेश्चन बनता है कि क्या रूस का सीमा बाल्टिक सी के साथ लगता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या रूस का बाउंड्री बाल्टिक सी के साथ अटैच होता है? तो हाँ, अटैच होता है। किस रूप में? तो कॉलिनग्रेड के रूप में। इस तथ्य को याद रखिएगा। ऐसे नॉर्मली आपको मेनलैंड से नहीं लगा है, लेकिन इसका एक टेरिटरी मिलेगा यहां पर। आप एटलस में देखिए कॉलिनग्रेड के रूप में, और इस रूप से ये बाल्टिक सी के साथ अटैच होता है। इस कारण रूस का बाउंड्री अगर पूछे कि क्या बाल्टिक सी के साथ लगेगा, तो हाँ लगेगा बाल्टिक। अब दोस्तों यहां पर बाल्टिक सी का 3 रूप है, आप इस 3 रूप को भी जान जाए। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझना है। स्वीडन और फिनलैंड का जहां पर बाउंड्री अटैच होता है वहां पर देखिएगा गल्फ ऑफ बोथनिया मिलेगा। इसके बाद फिनलैंड का साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, और एस्टोनिया और लटाविया के बीच गल्फ ऑफ रीगा मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल्टिक सी का ये आपको 3 दे देगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा, और उसको 9 उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए दे देगा। तो आप कैसे सजाएंगे? आप लिखेगा, ऊपर में लिखे बाल्टिक सी का जो ये है भाग, बाल्टिक सी का जो भाग है, इसमें आप लिखिए यहां पर गल्फ ऑफ बोथनिया। 9 उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको सजा लें। ये आप लिख लें, ये पूछ सकता है यूपीएससी का क्वेश्चन में। आपको हम कई बार बोले हैं कि क्रमिकता का काफी बहुत, इसलिए हम गौर कीजिएगा सारे सेगमेंट में हम उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जो क्रम होता है उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको क्या मिलेगा? पहले गल्फ ऑफ बोथनिया मिलेगा बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी का ये भाग पड़ा है बोथनिया। इसके बाद जाके गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, तब मिलेगा गल्फ ऑफ रीगा। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है बाल्टिक सी के गल्फ का। तो आप इसको
समझ गए। आइए दोस्तों, अब एक कोला पेनिनसुला के बारे में जानते हैं। देखिए, फिनलैंड के बाद आप ऊपर में देखिएगा ऐसे निकला हुआ मिलेगा, इसको कहेंगे कोला पेनिनसुला बोलते हैं, और उसी के नीचे व्हाइट सी मिलेगा आपको। ये रूस का भाग है। देखिए दोस्तों, हम कई बार बोल चुके हैं कि यूरोप में आपको पेनिनसुला के संदर्भ में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा पेनिनसुला में कौन कौन देश आते हैं। तो यहां पर भी याद रखिएगा, कोला पेनिनसुला भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लिखिए, ये रूस का भाग है, रूस का भाग है। और दूसरा लिखिए कि व्हाइट सी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें मूल तत्व जो हम बताना चाह रहे हैं, यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा, मुर्मुंस्क बंदरगाह, मुर्मुंस्क पोर्ट। आप यूपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन देखेंगे, इस पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ये एकमात्र बंदरगाह है जो कि जाड़ा में भी फ्रोजन नहीं होता है, जाड़ा में भी जमता नहीं है। रूस का एकमात्र बंदरगाह है जो जाड़ा में नहीं जमता है। अन्यथा जाड़ा में रूस का जो ऊपरी भाग वाला पोर्ट है वो सारा का सारा फ्रोजन हो जाता है। तब रूस का जो जहाज निकलता है वो ब्लैक सी, इसलिए रूस टर्की से अच्छा ही रिलेशन रखता है और इससे होते हुए निकालता है भूमध्य सागर में। यहाँ पर बॉस्फोरस बता ही चुके हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट, मारवारा सी, उसका डार्डेनल्स होते हुए, एजियन सी होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। तो मुर्मुंस्क पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लिख लें। ये जाड़े में भी फ्रोजन नहीं होता है, नहीं जमता है। और एक चीज और इसमें लिखें, ये विश्व का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट। और नॉर्दर्न लेटीट्यूड का ये सब क्वेश्चन डाला हुआ है, इसलिए हम ये सब शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। नॉर्दर्न लेटीट्यूड का एकमात्र बंदरगाह है जो फ्रोजन नहीं होता है। ये सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये डायरेक्ट सब यही रहेगा। नॉर्दर्न लेटीट्यूड का वो कौन सा एकमात्र बंदरगाह है, या नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट कौन है दुनिया का, तो मुर्मुंस्क पोर्ट। ये किस कारण नहीं जमता है, ये लिखिए, उत्तरी अटलांटिक धारा, गर्म उत्तरी अटलांटिक धारा। ये गल्फ स्ट्रीम का ही एक भाग है। ये शब्द आप याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण ये फ्रोजन नहीं होता। ये मूल लाइन है, उत्तरी अटलांटिक धारा। ये गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है। मैक्सिको की खाड़ी से स्टार्ट होती है, मैक्सिको की खाड़ी से, और कहां मिलती है, अटलांटिक सागर में मिल जाती है। और इसी धारा के कारण ये फ्रोजन नहीं होता है। और ये कोला पेनिनसुला को, इसी के कारण कोला पेनिनसुला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ सकता है परीक्षा में, तो इसको याद रखिए। अब दोस्तों थोड़ा यहां पर इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब इंग्लिश चैनल का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, एटलस को आप देखिए, और उसी का हम यहां पर आपको मिलेगा यूके और फ्रांस, इसके बीच इंग्लिश चैनल। यहां पर मिलेगा डोवर स्टेट, ये नॉर्थ सी हो गया, ये अटलांटिक ओशन, और यहां फ्रांस के बगल में पश्चिम में बे ऑफ बिस्के मिलेगा। इधर आपको देखिएगा नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 3 देश का एक ग्रुप मिलेगा। यहाँ बड़ा सा देश जर्मनी मिलेगा। इसके बारे में भी अध्ययन करना है। उसी का एटलस देखिए, उसका प्रतिरूप यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आयरलैंड मिलेगा। ये सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश चैनल के बारे में जाने। इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग कर रही है, यूके को फ्रांस से, यूके को फ्रांस से अलग कर रही है। तो जोड़ किसको रही है, तो जोड़ रही है, देखिए आप, ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन या उसी का एक भाग है बे ऑफ बिस्के, इसको जोड़ रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको जो किसको रही है, तो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से, या
बे ब्रैकेट में देते हैं बे ऑफ बिस्के, आपको दोनों दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा अटलांटिक। तो आप देखिएगा क्या है, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखने की जरूरत नहीं है मैप को, आप मैप को फैक्ट्स को समझिए, रटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर देगा, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना पाएंगे, इसलिए फैक्ट्स को समझिए। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल देखिए, यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया, तो नॉर्थ सी को जोड़ रहा है अटलांटिक ओशियन से। अब रहेगा क्वेश्चन डोवर स्टेट किसको जोड़ रहा है, तो डोवर स्टेट इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। जो पानी की चौड़ा जो रास्ता रहता है उसको चैनल बोलते हैं, और जो पतला सा रास्ता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पतला सा रास्ता का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। ये किसको जोड़ रही है, तो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से लिख लें, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से, दोस्तों एक तथ्य और जाने, यहां पर आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि इंग्लैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो आप ये मैप को देखिए, इस मैप में 3 भाग आपको मिलेंगे। जो ऊपर वाला भाग है उसको स्कॉटलैंड बोलते हैं, इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं। ये इसको बीच वाले भाग को वेल्स बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड। और ये जब तीनों मिल जाता है तो इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप दिमाग में बिठा लें, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलेंगे, तो इस तीनों को स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, ये निर्माण करता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इसमें आयरलैंड का ये दक्षिणतम जो भाग है, ये वाला रूप, ये भाग, तो ये स्वतंत्र है आयरलैंड, ऊपर वाला उत्तरी आयरलैंड। लेकिन ये सॉदर्न आयरलैंड, ये जब जुड़ जाता है इसमें सॉदर्न आयरलैंड, तब ये बनाता है आपको यूनाइटेड किंगडम, तब इसको कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। इसका राजधानी क्या हो गया, लंदन, टेम्स नदी के किनारे। तो ये छोटा छोटा तथ्य है, इसको जान जाए। अब आइए दोस्तों, यहीं पर आपको हम एक 3 देश का जो ग्रुप मिल रहा है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आपस में एक आर्थिक संगठन तैयार किया है, वेनेलेक्स बोलते हैं इसको, इसके बारे में जानते हैं। तो जगह नहीं है तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद इस तथ्य को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर 3 देश का ग्रुप मिलेगा, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसको ये तीनों देश ने अपना एक आर्थिक संगठन खड़ा किया है, और उसको नाम दिया है वेनेलेक्स, BENELUX। BE से हो गया बेल्जियम, बेल्जियम, NE से हो गया नीदरलैंड, नीदरलैंड, और LUX से हो गया लग्जमबर्ग। 3 देश। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ तथ्य को जानिए। बेल्जियम का कैपिटल, तीनों का कैपिटल जानिए। बेल्जियम का कैपिटल हो गया ब्रुसेल्स, नीदरलैंड का हो गया एम्स्टर्डम, और लग्जमबर्ग का हो गया लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग है कैपिटल। एम्स्टर्डम के बगल में आपको रॉटरडम एक मिलेगा, बंदरगाह रॉटरडम। ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। नीदरलैंड का है ये। इसमें आप एक चीज को गौर कीजिए, लैंड, ये आपको लग्जमबर्ग जो है, इसकी सीमा नीदरलैंड के साथ नहीं लगती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बेनेलेक्स खड़ा किया, लेकिन लग्जमबर्ग की सीमा आप यहां पर लिखें, फ्रांस के साथ जुड़ती है, मैप में अच्छा से आप देखें, जर्मनी के साथ लगती है, और बेल्जियम के साथ लगती है, लेकिन नीदरलैंड के साथ नहीं लगती है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन।
जबकि ये तीनों आपस में एक संगठन खड़ा किया है, उसका नाम बेनेलक्स दिया है, लेकिन आपस ये इसमें नहीं। और साथ ही साथ ये भी लिखे कि ये लैंड लॉक कंट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंड लॉक कंट्री, यही दोनों देश का देखिए जलीय सीमा लगती है यहां पर। अच्छा, यहां पर ये दोनों देश जो है नीदरलैंड और बेल्जियम, इसको लो लैंड कंट्री भी बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। लो लैंड कंट्री, लो लैंड, देखिए हमको यहां पर जहां जगह मिल जाता है हम लिख देते हैं, लेकिन आप बार बार हम बोल रहे हैं नोट्स में आप क्रमिकता के साथ लिखें। लो लैंड कंट्री ये दो हैं आपको, ये सी लेवल से नीचा है। आपके मन में एक जिज्ञासा आएगा कि सी लेवल से नीचे कैसे हो सकता है, सी लेवल से नीचे कोई देश कैसे हो सकता है। तो ये दोनों देश जो है नीदरलैंड और बेल्जियम, ये क्या किया, समुद्र में एक स्टील और सीमेंट का एक कंक्रीट नुमा एक दीवार खड़ा किया और पंप के द्वारा पानी को यहां से हटा दिया, पंप से खींच के पानी को निकाल दिया गया और इस पर खेती करने लगा, और जाके अपने आप को समुद्र के पानी से डूबने से भी बचा लिया। तो लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये दीवार टूट जाए तो ये दोनों देश डूब भी सकता है। इस कारण इसको लो लैंड कंट्री बोलते हैं, सी लेवल से नीचे वाला, यानी इसमें दो देश आएंगे नीदरलैंड और बेल्जियम। आपको कभी कभी परीक्षा में ये भी डाल देगा कि लो लैंड कंट्री में कौन कौन आते हैं, उसमें देश का नाम ना दे कि ग्रुप का नाम दे देगा बेनेलक्स, तो बेनेलक्स लगा दीजिएगा, ठीक लगा दीजिएगा। लेकिन मूलतः ये दो देश आएंगे, नीदरलैंड और बेल्जियम, बेनेलक्स में और लो लैंड कंट्री में। आर्थिक संगठन है। तो दोस्तों, हम नॉर्दर्न यूरोप का भी लगभग सारा देश के बारे में अध्ययन कर लिए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इससे पेनिनसुला से संबंधित काफी क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से पेनिनसुला में कौन कौन देश आते हैं। तो हम जो साउदर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप दोनों में जो पेनिनसुला को पढ़ाए हैं उसको आप अलग से एक नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको काफी मदद मिलेगा इसमें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सेगमेंट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। साथ साथ ये यूरोप का सीरीज को भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये सेगमेंट और ये सीरीज, यूरोप का सीरीज दोनों आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।